जब भी कोई क्राइम होता है तो पहली जो जांच की जिम्मेदारी होती है, जाहिर सी बात है, वो पुलिस की होती है। तो इस केस में भी पुलिस जांच करती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब मामला थोड़ा हाई प्रोफाइल हो जाता है या मीडिया में सुर्खियां बनने लगती हैं या फिर उसको लेके कुछ आवाज़ उठने लगती है, लोगों का गुस्सा होता है, तो कई बार ऐसे केसेस पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिए जाते हैं। तो इस केस में भी ऐसे ही होता है, पहले पुलिस मामले की जाँच करती है, फिर सीबीआई मामले की जाँच करती है। और कमाल ये था कि इसमें 2-3 चीज़ें सिर्फ एक जैसी थी, किरदार बदलते रहते हैं। जैसे एक बच्चे का कत्ल होता है, वो अपनी जगह सही था। बच्चे का कत्ल एक स्कूल के वॉशरूम में होता है, वो भी अपनी जगह सही था। कत्ल के लिए एक चाकू का इस्तेमाल होता है, वो भी अपनी जगह सही था। कत्ल गर्दन पे चाकू मार के किया गया था, वो भी अपनी जगह सही था। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस का अपना कातिल होता है और सीबीआई का अपना कातिल। मतलब कत्ल एक, केस एक और 2 अलग अलग कातिल। तो अब ये मुमकिन तो हो नहीं सकता कि एक जांच एजेंसी कहे कि नहीं इसका कत्ल इसने किया है और दूसरा कहे नहीं इसने नहीं बल्कि इसने किया। तो इसमें फिर ये होता है कि एक सच बोल रहा है, एक झूठ बोल रहा है। इनमें से एक कातिल बेगुनाह और एक कातिल जो है वो हो सकता है कि कातिल ही हो, हालांकि जब तक केस का फैसला ना हो जाए अदालत में। तो ये पूरी कहानी इस तरीके से, इसमें इतने सारे मोड़ आते हैं। अब तक आप समझ गए होंगे ये कहानी 2017 में बहुत हेडलाइन बनी, सुर्खियाँ बनी। ये 2nd क्लास में पढ़ने वाले, 2री क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे प्रद्युम्न ठाकुर की कहानी है, जिसकी उम्र सिर्फ 7 से 8 साल के बीच में थी उस वक्त। और गुड़गांव जो अब गुरुग्राम है उसके रायन पब्लिक स्कूल में ये पढ़ता था। अब बहुत ही प्यारा बच्चा, आपने आप लोगों ने इसकी तस्वीर देखी होगी। तो यह 8 सितंबर 2017 का इंसिडेंट है और इत्तेफाक से 8 सितंबर 2017 को मैं उस दिन हरियाणा में था। उसकी वजह ये थी कि जो अपने बाबा राम रहीम हैं, उनके आश्रम पे पुलिस का रेड चल रहा था और कोर्ट के ऑर्डर पर उस आश्रम की तलाशी ली जा रही थी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एलिगेशन लगे थे कि उस आश्रम में बहुत सारे लोगों को मार के दबा दिया गया उसकी ज़मीन के अंदर। और ये भी था कि आश्रम की तलाशी लेने पे बाबा राम रहीम के समर्थक भड़क न जाएं। वायलेंस पहले ही हो चुका था, गिरफ्तारी को लेकर कई लोग मारे जा चुके थे। तो ये भी एक डर था कि बाबा राम रहीम के आश्रम में जब पुलिस जाएगी तो हो सकता है वायलेंस हो, हंगामा हो। तो उसके लिए कई टीम गई थी, उसमें मैं भी एक था। तो हम लोग वहीं थे 2 दिन से। और वहीं 8 तारीख के इंसिडेंट की खबर मुझे सुबह मिलती है। और लेकिन ये सारा केस इतनी जल्दी सब कुछ होता है कि कुछ समझ भी नहीं आता कि हो क्या रहा है। सुबह करीब 8 सवा 8 के बीच में, पहले तो 8 से पहले ही प्रद्युम्न जो है 2nd क्लास में पढ़ता था और उसकी बहन भी उसी स्कूल में पढ़ती थी, वो उससे बड़ी थी। और प्रद्युम्न को हमेशा उसके फादर जो है वो स्कूल तक छोड़ने आते थे, तो वो स्कूल की बस में नहीं आता था। उस दिन भी वो फादर उसको छोड़ कर गए, दोनों भाई बहन को। और वो घर पहुँचे ही थे, लगभग घंटा भर भी नहीं हुआ होगा कि उनके पास फ़ोन आता है कि आप फटाफट आ जाइए, हॉस्पिटल आ जाइए। और उन्हें बाकी डिटेल नहीं दी जाती है, वो हॉस्पिटल भाग के जाते हैं। तो पता चलता है कि प्रद्युम्न को किसी ने चाकू मार दिया है और उसकी मौत हो गई है। अब जाहिर सी बात है कि स्कूल के अंदर हम लोग अब तक यूरोपियन कंट्री, खासतौर पे अमेरिका में ऐसे बड़े इंसिडेंट होते हैं जहाँ स्कूल में गोलियाँ चल जाती हैं, कई बच्चों को मार दिया जाता है। इंडिया में स्कूल के अंदर इस तरह के कत्ल, वो भी बच्चों का कत्ल, नई चीज़ है। ऐसा बहुत कम होता है हमारे स्कूल में, अभी तक इस तरह के वायलेंस के केसेस सामने नहीं आते हैं। और कत्ल भी एक 7-8 साल के बच्चे का, वो भी चाकू से, स्कूल के कैंपस के अंदर, स्कूल टाइम में। और उस वक्त एक मॉक एग्ज़ाम भी चल रहा था। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में बड़ी मतलब चौंकाने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि इसको लेके बहुत हंगामा होता, थोड़ी ही देर के बाद गुरुग्राम पुलिस सामने आती है एक अपनी कहानी लेकर और कहती है कि इस स्कूल के एक बस का कंडक्टर है जिसका नाम अशोक कुमार है, और अशोक कुमार ने ही प्रद्युम्न को मारा है। और थ्योरी आती है कि प्रद्युम्न, अशोक कुमार जो है स्कूल के टॉयलेट को यूज़ करने के लिए गया था। क्लास शुरू हो चुके थे, सब बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे और जो कॉरिडोर था, गलियारा था स्कूल का, खाली था। और कई बार स्कूल के स्टाफ भी बच्चों के टॉयलेट को यूज़ कर लेते थे। तो वो वहाँ गया और कुछ वो अजीब सी हरकत कर रहा था। इसी दौरान में प्रद्युम्न वहाँ आ गया और प्रद्युम्न को देखकर वो उसके ऊपर छपटा, वो उसके साथ कुछ गलत हरकत करना चाहता था। लेकिन प्रद्युम्न ने शोर मचा दिया, उसे लगा कि वो पकड़ा जाएगा, बाहर जाकर शिकायत कर देगा। तो उसने चाकू निकाला और प्रद्युम्न को मार दिया और मारने के बाद वो वहाँ से निकल गया। ये गुरुग्राम पुलिस की कहानी थी। और इसके बाद आनन फानन में कंडक्टर अशोक कुमार को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इतना ही नहीं, बाकायदा उस कंडक्टर को मीडिया के सामने भी पेश कर दिया जाता है। और मेरी टीम में, मेरी क्राइम टीम में मेरे साथ काम करने वाले एक चिराग गोठी है। चिराग गोठी ये खबर सुनने के बाद वहाँ पहुँच चुका था
और वो ये सारी स्टोरी को शूट करता है। उसके बाद जब पता चलता है कि ये ड्राइवर है तो वो पुलिस स्टेशन भी पहुंच जाता है और बाकायदा अशोक कुमार जो कंडक्टर है उसका इंटरव्यू करता है कैमरे पर। दाएं बाएं पुलिस ज़रूर खड़ी हुई है, वो पूछता है वो कहता है कि हाँ मैंने प्रद्युम्न को मारा, और वो कैमरे पे इकरार जुर्म करता है, कहता है कि हाँ कातिल मैं हूँ। अब जाहिर सी बात है इसके बाद, क्योंकि आमतौर पे ऐसा बहुत कम होता है कि कातिल कैमरे पे इकरार जुर्म करे, तो यहाँ दोनों चीज़ थी। एक चीज़ ये थी कि खुद कातिल कह रहा है कि हाँ मैंने कत्ल किया तो केस ख़त्म, लेकिन दूसरा एक यहीं से शक पैदा होता है, वो ये कि आमतौर पे कोई भी कातिल इतनी आसानी से कैमरे पर आकर एक्सेप्ट नहीं करता अपना जुर्म, और वो कहता है कि मुझे फंसाया गया, पुलिस ऐसा कर रही है। तो दोनों चीज़ें थी, एक तरफ वो कहता है तो इससे होगा कि चलो यही कातिल है, केस ख़त्म हो गया, मोटिव भी बता रहा है वो कि उसकी नीयत ख़राब थी, वो झपटा था और वो पकड़ा जाता है इसलिए मार दिया। लेकिन दूसरा अब शक यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि भाई इतनी आसानी से तुम कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो कि तुम ही कातिल हो, तो यहाँ से शक शुरू होता है। और यही चीज़ लोगों को उस वक्त बेचैन भी करती है और एक सवाल भी पैदा करती है कि इतनी आसानी से कोई कैसे एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने कत्ल किया है, वो भी इतने चंद घंटों के अंदर सब कुछ। इन चीज़ों ने इसको और बड़ा मामला बना दिया। फिर दूसरी तरफ प्रद्युम्न के फादर ने कुछ ऐसी चीज़ें कहीं जिसके बाद भी फिर लगा कि हाँ ये गड़बड़ है मामला। उनका कहना था कि कंडक्टर उनके बेटे पे अटैक करता है या उनके बेटे के साथ कुछ गलत हरकत करता है तो उसकी कोई वजह होनी चाहिए, जबकि जिस बस में वो कंडक्टर था, जिस बस में उसकी ड्यूटी लगी होती थी, उस बस से प्रद्युम्न का कोई लेना देना नहीं था। तो उसके फादर उसको स्कूल छोड़ते थे अपनी गाड़ी में, तो बस से वो आता था ना जाता था, तो कंडक्टर से कोई मतलब भी नहीं था। और सडनली वॉशरूम में ऐसा हुआ, ऐसा इत्तेफाक भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक ये भी था कि स्कूल का वॉशरूम है और वहाँ पे किसी भी हर मिनट में कोई भी आ सकता है, दरवाज़ा खुला हुआ था, ये भी नहीं कि वॉशरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद है, खुला हुआ है, तो कोई भी दूसरा बच्चा, टीचर, स्कूल का स्टाफ कभी भी आ सकता है। तो इतनी लिबर्टी वहाँ कोई नहीं ले सकता। दूसरा, वहाँ के जो वॉशरूम के अंदर का दरवाज़ा था, चूँकि मैं उस स्कूल का विज़िट किया हूँ, मैंने सीन ऑफ क्राइम देखा सारा, तो अंदर से आप बंद भी नहीं कर सकते, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं, तो कोई बंद ना कर ले, फंस ना जाए। तो इसलिए ऐसी भी कोई चीज़ नहीं थी कि वो दरवाज़ा बंद करके कुछ करता, तो वहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो इन सारी चीज़ों ने इस शक को और गहरा दिया और लगा कि कुछ गड़बड़ है। सीसीटीवी फुटेज की फिर तलाशी हुई। सीसीटीवी फुटेज में कुछ फुटेज मिले जिसमें एक कॉरिडोर में, जहाँ पे एक कैमरा कैप्चर करता है, हालांकि बहुत सारे कैमरे वहाँ पे बंद पड़े हुए थे, उसमें इस कंडक्टर को, अशोक कुमार को, उस बाथरूम में जाते हुए एक जगह पे देखा जाता है। लेकिन सिर्फ बाथरूम में जाना और आना इसका मतलब ये नहीं है कि वो कातिल है और उसी ने कत्ल किया है, क्योंकि इससे पहले भी और बाकी भी स्टाफ कई बार, हालांकि स्टाफ का अपना वॉशरूम अलग होता है, स्टूडेंट्स का अलग होता है, लेकिन वो चले जाते हैं, इतनी सारी सख्ती निगरानी होती नहीं है हमारे यहाँ स्कूलों में। तो सिर्फ एक ये चीज़ नहीं थी, लेकिन गुड़गांव पुलिस ने किसी चीज़ को आधार बना लिया और उन्होंने कहा कि ये लगभग टाइम का भी हेर फेर वही है, जितने बजे वो गया उसके कुछ मिनट के अंदर वो भी बाहर निकल रहा है। लेकिन कई बहुत सारी गलतियाँ थी गुरुग्राम पुलिस की। एक तो ये था कि उसके, अगर उसने चाकू मारा और इस तरीके से सब कुछ, तो उसके शर्ट पे और बाकी जगहों पे खून के निशान होने चाहिए, वो सब थे नहीं। खैर ये मामला चलता रहा, ये शक सवाल उठता रहा, लोगों का गुस्सा भी आ रहा था कि एक बच्चे की इस तरह से स्कूल के अंदर कत्ल हुआ था। तो 8 को इंसिडेंट था, फिर 9 को मैं दिल्ली लौट आया था। नेक्स्ट डे मेरी ड्यूटी वहीं थी, मैं वहाँ पहुँचा, गुरुग्राम स्कूल का दौरा किया, जितने लोगों से मिल सकता था मिला, स्कूल के कुछ लोगों से बात की, सब डरे हुए थे, कैमरे पे कोई बोलना नहीं चाहता था, तो अलग अलग फिर जो अपने सोर्सेस थे उनके ज़रिए बात की, जो गुरुग्राम पुलिस में थे उनके ज़रिए बात की। फिर हम लोगों ने गुरुग्राम के कमिश्नर से मिलने का फ़ैसला किया। इत्तेफाक से जब ये इंसिडेंट हुआ था तब गुरुग्राम के जो कमिश्नर थे वो गुड़गांव में नहीं थे, गुरुग्राम में नहीं थे। उनके बेटे का एडमिशन था यूएस में, और वो यूएस अपने बेटे को एडमिशन कराने के लिए गए हुए थे, और पिछले करीब 1 आध हफ्ते से वो छुट्टी पे थे। लेकिन जब ये मामला उनको वहाँ पता चलता है और उसके बाद यहाँ हंगामे की भी बात पता चलती है, तो जाहिर सी बात है कि गुरुग्राम में शहर का बॉस जो है पुलिस का वो गायब है, तो वो ठीक नहीं है, तो अपना दौरा जो है वो कट करते हैं और वापस लौट आते हैं गुरुग्राम। तो फिर हम लोगों की मुलाकात होती है, उनके ऑफिस जाते हैं, इंटरव्यू करते हैं उनका, उनसे सारी चीज़ें पूछताछ होती है। तो मेरा जाहिर सी बात है कि इस कंडक्टर को लेकर सारे सवाल थे, पर वो उस वक्त तक यही थे कि नहीं, हमने सही आदमी को पकड़ा और यही कातिल है, और उन्होंने सारी मोटिव और वह सारी चीज़ें वही बताई जो मैंने अभी आपसे शेयर की। बट साथ में उन्होंने कुछ चीज़ें कही, गुरुग्राम के कमिश्नर ऑफ पुलिस, कि उन्होंने जो सीसीटीवी फुटेज देखा, अपनी आंखों से देखा, उन्होंने कहा कि उसमें जो टाइमिंग था वो टाइमिंग जो है मैच कर रहा था। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो हमारे सबसे एक मतलब एक्सपीरियंस पुलिस अफसर था इस इंसिडेंट के फ़ौरन बाद, जब उसने पूछताछ की, ये उनके पूरी लाइन है जो आपको शेयर कर रहा हूँ, जो पूरी उन्होंने कहानी बताई थी।
ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन हमारे साथ चिराग गोटी और बाकी भी क्राइम टीम के रिपोर्टर थे। तो उन्होंने कहा कि जब पुलिस पहुंची और सारी पूछताछ उसके बाद होने लगी, तो एक जो बहुत तजुर्बेकार पुलिस अफसर था उसने देखा कि बाकी तो सब नॉर्मल है, ये कंडक्टर अशोक कुमार जो है ये बहुत पसीने पसीने हो रहा है। सितंबर का महीना था, इतनी तेज़ भी गर्मी नहीं है। पसीने की वजह से उसकी पूरी कमीज़ और शर्ट जो है वो भीग गया लगभग। और उसने एक चीज़ और नोटिस की उस पुलिस वाले ने, कि जब वो उससे पूछताछ कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि उसका जो हार्ट बीट था वो दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था और उसकी धड़कन उसकी कमीज़ से साफ दिखाई दे रही थी यहाँ पे वो मूवमेंट करते हुए, क्योंकि कमीज़ गीली थी, भीगी हुई थी और वो पसीने की वजह से। और उस पसीने की वजह, पसीना इतना इसलिए आ रहा था कि पुलिस के अपने हिसाब से है कि कुछ चीज़ें हम लोग नज़र करते हैं, हमारी आंखें पकड़ लेती हैं कि वो कितना घबरा रहा है, बोल रहा है तो कितना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा है या लड़खड़ा रही है उसकी ज़ुबान, उसकी आंखें उस वक्त कैसी हरकतें कर रही हैं, उसका हार्ट बीट उस वक्त क्या है। तो उन्होंने कहा उसका हार्ट बीट इतना तेज़ था कि वो कमीज़ के ऊपर से भी पता चल रहा था। तो इन चीज़ों से भी उनका अपना था कि हमारी पुलिस या नज़रें बड़ी तेज़ होती हैं, हमने पता लगा कि ये गड़बड़ है, ये घबराया हुआ यही कातिल है, और सीसीटीवी फुटेज था ही था। तो इन सारी चीज़ों पे उनका अपना दावा था कि यही कातिल है, इसमें कोई गलती नहीं है और इसी ने मारा और मोटिव भी बता दिया। ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन प्रद्युम्न के घर वाले इसको मानने को तैयार नहीं थे और इसलिए वो लगातार सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे थे। ये मामला चलता रहा। 8 सितंबर का केस था। करीब एक हफ्ते के बाद जब ये आवाज़ और लोगों का गुस्सा भी था जगह जगह पे, फिर प्रद्युम्न को इंसाफ दो लेकर सारी मांगें भी उठने लगी। मीडिया में लगातार ये हर दिन हेडलाइन न्यूज़ चैनल पे लगातार खबरें चल रही हैं। तो आखिरकार हरियाणा सरकार ने 15 सितंबर को इस केस को सीबीआई को रेफ़र करने का ये इजाज़त दे दी और इसके बाद 15 सितंबर को सीबीआई इस केस को टेक ओवर कर लेती है और गुरुग्राम पुलिस से ये केस ले लेती है। जो सारे विटनेस थे, सारे सबूत थे, वो गुरुग्राम पुलिस सीबीआई को दे देती है। अब सीबीआई जांच करना शुरू करती है और वो फिर से वहीं से शुरू करती है जहाँ से गुरुग्राम पुलिस ने किया था। एक एक विटनेस, उस वक्त कौन था, उस वक्त स्कूल में कितने बच्चे थे, वॉशरूम में उस वक्त कौन कौन गया था, ये सारी चीज़ें छानबीन चलती रहती है। लगभग 2 महीना गुजर जाता है। 2 महीने में धीरे 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 ये केस भी जो है अब मतलब हेडलाइन और ये सारी चीज़ों से हट जाती हैं, जैसे कि हम सभी की आदत होती है मीडिया में, क्योंकि और भी नए केस आते हैं, फिर उसकी तरफ भागो, फिर पुरानी केस जो होती है उसको हम धीरे धीरे भूलते जाते हैं। तो हम लगभग सभी भूल गए थे। उसकी एक वजह ये भी थी कि एक कातिल के तौर पे कंडक्टर अशोक कुमार को गुरुग्राम पुलिस ने पकड़ लिया था और वो ऑलरेडी जेल में था। सीबीआई के पास जांच थी, लगा कि अब क्या होगा, कातिल तो ऑलरेडी है ही है पकड़ा हुआ। 2 महीने के बाद अचानक एक सुबह खुलासा होता है, सुबह कि सीबीआई ने प्रद्युम्न के कत्ल के इल्ज़ाम में रैन इंटरनेशनल स्कूल के ही 11th क्लास के एक स्टूडेंट की, जिसकी उम्र 16 साल है, उसको अरेस्ट कर लिया। अब जाहिर सी बात है ये खबर एकदम चौंकाने वाली थी, क्योंकि ऑलरेडी एक अशोक कुमार प्रद्युम्न के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में है। अब सीबीआई ने एक दूसरे को पकड़ लिया है, वो भी उसी स्कूल का स्टूडेंट, 11th का स्टूडेंट, 16 साल उसकी उम्र, नाबालिग है। तो अब ये कैसे हो सकता है? तो क्या अशोक कुमार बेगुनाह है या फिर सीबीआई ने किसी गलत लड़के को उठा लिया है? अब जैसे ही इस 11th क्लास के स्टूडेंट की गिरफ्तारी की बात आई तो जाहिर सी बात है फिर मीडिया भागी। तब तक उसके जो फादर थे इस बच्चे के 11th क्लास के, वो भी सब पहुंच गए और उन्होंने कहा कि हमारे बेटे को ज़बरदस्ती सीबीआई फंसा रही है और इसको ऑलरेडी 1-2 दिन से उठाई हुई है और गिरफ्तारी नहीं दिखा रही है। अब मीडिया में खबर आई है तो अब अरेस्ट दिखा रहे हैं। इस बच्चे से लगातार कई दिनों से पूछताछ चल रही थी। पुलिस शुरुआत में उसको बुलाती थी, फिर घर भेज देती थी, फिर बुलाती थी, फिर घर भेज देती थी, लेकिन आखिरी बार जब उसको बुलाया तो उस रात उसको घर नहीं भेजा और उसके बाद ये सुबह ये मामला लीक हो जाता है, फिर मीडिया में आती है, फिर सीबीआई उसकी गिरफ्तारी दिखाती है और उसके बाद फिर धीरे धीरे खबरें सामने आती हैं कि असली कातिल जो सीबीआई ने दावा किया वो कोई और नहीं बल्कि 11th क्लास का ये स्टूडेंट था। अब बात फिर वहीं आ गई कि अगर ये कातिल है तो अशोक कुमार कंडक्टर क्या है, और उसका मोटिव ये था तो इसका मोटिव ये क्यों कत्ल करेगा। तो सीबीआई ने जो नई कहानी बताई वो ये थी कि ये 11th क्लास का जो बच्चा है, सबसे पहले इसकी गिरफ्तारी कैसे हुई और सीबीआई को शक क्यों गया, ये उसकी डिटेल जो है सीबीआई के ज़रिए जो पता चली, जो उन्होंने बताया वो कहानी ये थी कि जब सीबीआई ने पूरे मामले की दोबारा जांच शुरू की और उन्हीं सीसीटीवी फुटेज को फिर से खंगाला जो गुरुग्राम पुलिस ऑलरेडी खंगाल चुकी थी, उसमें अशोक कुमार कंडक्टर जाते हुए दिखाई दे रहा है, ये भी सच है। लेकिन उसी सीसीटीवी फुटेज में 8 सेकंड की एक तस्वीर है जिसमें ये 11th क्लास का लड़का भी उस वॉशरूम में जाता हुआ दिखाई देता है और गुरुग्राम पुलिस ने इस फुटेज को नज़रअंदाज कर दिया। शायद उनका ये था कि अब फोकस यही है कि अशोक कुमार ही है तो बाकी किसी पे नज़र नहीं डालेंगे। दूसरा ये भी है कि ये तो स्कूल का बच्चा है, ये क्या कत्ल करेगा, यहाँ पे भी लापरवाही।
तो जब उस सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो उसकी कुछ हरकतों से सीबीआई को थोड़ा अंदेशा हुआ, और उसके जो ड्रेस थे उसमें कुछ ऐसी चीज़ रखी हुई थी, चूँकि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को बहुत बारीकी से क्लोजअप और ये सारे फ्रेम में देखा, तो उन्हें लगा कि कुछ एक बड़ी सी चीज़ भी उसके पास है, उसके कपड़ों में, वो चाकू जैसी चीज़। तो उस पर शक हुआ। फिर पुलिस ने उस लड़के के ऊपर ज़ीरो इन करना शुरू किया। अब उसके बारे में वो पुलिस, अभी तक सीबीआई ने किसी को बताया नहीं, लेकिन उसके बारे में अब वो उसके पीछे लग गए कि ये लड़का है क्या, किस तरह का है, कहाँ रहता है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इसके दोस्त क्या हैं। एक एक कर सब कुछ छानना शुरू किया, और साथ में उस लड़के के मोबाइल को भी सीबीआई ने सर्विलांस पे ले लिया। उसके बाद अब पूछताछ शुरू हुई हर एक से, बहुत प्यार से। फिर उसके मोबाइल को भी सीबीआई ने अपने कब्जे में लिया। जैसे बाकी बच्चों, मालूम है कि इससे भी मुझे मेन पूछताछ करनी है, लेकिन उसको शक ना हो तो इसके लिए 10 और बच्चों को खड़ा करके भी पूछताछ कर लेते हैं, ताकि लगे कि यार सभी से एक जैसी बात हो रही है। तो जब सारी पूछताछ हुई तो उस पूरी पूछताछ का जो निचोड़ निकला वो कुछ चीज़ें निकली। एक, ये बच्चा जो लड़का था 11th क्लास का, ये पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर था, मतलब एवरेज स्टूडेंट भी नहीं था, बिलो एवरेज था। इसने इससे पहले एक बार मॉक एग्ज़ाम नहीं दिया, ये कहकर एंड टाइम पे स्कूल में कि उसके वाटर बोतल में जो स्कूल लेकर आता है किसी बच्चे ने कुछ मिला दिया, जिसकी वजह से उसको वोमिटिंग हो रही है और वो उसकी तबीयत ख़राब लग रही है। तो स्कूल वाले भी घबरा गए, उसको फ़ौरन पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया, वो उसको ले गए, और वो 3-4 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा, पर उसने एग्ज़ाम नहीं दिया। इसके अलावा प्रद्युम्न के मर्डर के बाद, चूँकि यहाँ पे उस वक्त भी मॉक एग्ज़ाम का चल रहा था, तो एग्ज़ाम के बाद जो पहला पेपर था उस पेपर में इसने कुछ नहीं लिखा। सारे बच्चों के कॉपी देखे गए, किसी ने कुछ लिखा, इसने बिल्कुल कुछ लिखा ही नहीं, मतलब एक लाइन भी नहीं लिखी इसने। तो जब इसके बारे में फिर पूछताछ हुई, जब बल्कि टीचर ने ही पूछा था, तो उसने कहा कि वो जब से वो इंसिडेंट हुआ प्रद्युम्न की, तो चूँकि नया नया मामला था एकदम, तो बोला मुझे उसकी खून से सनी हुई पूरे बॉडी और ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूम रही, याद आ रही है, तो मैं बड़ा डरा हुआ हूँ, मैं बड़ा दहशत में हूँ, और मुझे कुछ, मेरी आंखों के सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो मैं लिख नहीं पाऊँगा और मैं बहुत घबराहट में हूँ, ये कहकर उसने कहा। लेकिन उसने एक लाइन नहीं लिखी। तो एक ये अजीब सी चीज़ थी सीबीआई के लिए। फिर उसके कुछ खास दोस्तों को एक एक करके ज़ीरो इन करके पूछताछ शुरू की। तो एक दोस्त से पुलिस सीबीआई को ये पता चला कि वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, कुछ बात हो रही थी, तो इसने उससे कहा था प्रद्युम्न के कत्ल से पहले कि तू टेंशन मत ले एग्ज़ाम का, इस बार एग्ज़ाम टाइम पे होगा नहीं, तो अभी टाइम है आराम से। तो उसने बोला कि नहीं, एग्ज़ाम की तो डेट शीट आ गई है। तो उसने कहा नहीं, वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये अजीब चीज़ थी कि स्कूल वाले तय करते हैं एग्ज़ाम की डेट क्या होगी, कब होगी, और वो पहले से कह रहा है कि तू तैयारी मत कर, पढ़ मत, इस बार एग्ज़ाम कैंसिल होगा। तो ये इसके पीछे उसकी वजह क्या थी? अब ये सारे बयान चल रहे हैं। और लड़कों से बात की तो पता चला कि प्रद्युम्न के कत्ल के बाद जहाँ स्कूल के ज़्यादातर बच्चे घबराए हुए थे, ये इकलौता था जिसने अपने एक दोस्त से शेयर किया कि चलो कम से कम इसी बहाने यार अब एग्ज़ाम नहीं होगा। और पीटीएम जो है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो होती है, वो भी फिक्स थी सैटरडे के लिए, अब वो भी नहीं होगा। तो वो दोस्त भी, उसका शौक था कि यार हमारे एक स्कूल के एक बच्चे की डेथ हो गई है, इस तरह से हुई है, और ये खुश हो रहा है कि चलो अब एग्ज़ाम भी नहीं होगा, पेरेंट्स टीचर पीटीएम भी नहीं होगा। तो ये चीज़ भी सीबीआई के सामने आई, ये भी बड़ी अजीब थी। बहुत सारे बच्चों से पूछताछ हो रही, लेकिन ये इकलौता ऐसा केस निकल के आ रहा है। अब यहाँ तक तो सारी गवाही और सारी चीज़ें सामने आ गई। फिर टीचर से बात हुई तो पता चला कि वो बड़ा गुस्सैल था, बहुत गुस्सा करता था, कई बार वो कई बहाने करता था, और 1-2 बार उसने कुछ दूसरे बच्चों के पानी और कुछ चीज़ में कुछ मिलाने की भी कोशिश की थी। तो अब ये सारी चीज़ों से उसका बिहेवियर पता चल रहा है, लेकिन ये सबूत नहीं था। इसके बाद फिर, और दूसरा बच्चा है, 11th क्लास का है, 16 ईयर है, नाबालिग है, डायरेक्ट सिर्फ इन चीज़ों पे सीबीआई उसको उठा नहीं सकती है, क्योंकि सीबीआई की भी किरकिरी होगी। वैसे ही सीबीआई की बहुत सारी फजीयत हो चुकी थी बहुत सारे केसों में। तो कम से कम एक बच्चे और एक स्कूल में आम सिंपल मर्डर की भी केस को अगर सीबीआई ठीक से ना सुलझा सके, तो सीबीआई जैसे इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक और बदनामी की बात थी। तो यहाँ पे इसलिए वो कदम फूक फूक कर रख रहे थे। तो ये सारी गवाहियाँ, सारे बयान तो सामने आ गए, लेकिन इनको कुछ और चीज़ें चाहिए थे। इसके बाद फिर सीबीआई ने बहाने से उस बच्चे का मोबाइल लिया, और कई बच्चों के ज़रिए भी उनके भी मोबाइल लिए, ताकि शक ना हो। उसके मोबाइल को जब सीबीआई ने लिया तो पता चला प्रद्युम्न के मर्डर से कुछ दिन पहले और प्रद्युम्न के कत्ल के कुछ दिन बाद, कुछ दिन नहीं बल्कि अगले 1 दिन तक, वो इंटरनेट पे गया, उसने गूगल में सर्च किया 2 चीज़ें। कत्ल से पहले उसने जो सर्च किया था उसमें ये था कि पॉइज़न कैसे काम करता है, पॉइज़न कहाँ मिलता है, पॉइज़न का असर कितनी देर में होता है, किसी को जहर दिया जाए तो कैसे दिया जाए। अब 11th क्लास का एक बच्चा गूगल पे ही पॉइज़न सर्च कर रहा है। तो जब सीबीआई ने उसके मोबाइल में डिटेल निकाला तो वो चौंकी। प्रद्युम्न के कत्ल के बाद 8 सितंबर को जो उसने इंटरनेट पे सर्च किया था,
जिस दिन कत्ल हुआ और सुबह उसी दिन दोपहर के बाद, उसमें यह था कि फिंगरप्रिंट्स को कैसे मिटाया जाए, उंगलियों के निशान को कैसे छुपाया जाए, उंगलियों के निशान से कैसे लोगों को धोखा दिया जा सकता है, अगर कहीं कहीं उंगलियों के निशान रह गए तो उसको कैसे हटाया जा सकता है। तो अब ये एक और भी चीज़ थी जो बड़ी चौंकाने वाली थी कि एक 11th क्लास का बच्चा और ये फिंगरप्रिंट्स के बारे में कि उसके साथ कैसे एविडेंस को छेड़छाड़ करते हैं वो पता चले। तो जब ये चीज़ें आई तो फिर सीबीआई को लगा कि नहीं यही गड़बड़ है। इसके बाद उसने उस बुला के पूछताछ की, फिर वापस भेजा, बुलाया, पूछताछ की, तीसरी बार में फिर उसको बुलाकर रखा और फिर उसको अपने हिसाब से पूछताछ की और उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने इकरार जुर्म किया। और उसने कहानी जो बताई वो ये थी कि उसकी पढ़ाई, चूँकि वो एवरेज से भी बिलो स्टूडेंट था, घर वाले पढ़ाई के लिए डांटते भी थे, एग्ज़ाम के रिज़ल्ट पे उनकी नज़र रहती थी जो हर माँ बाप की होती है। तो वो चाहता था कि किसी तरह इस बार उसकी एक तैयारी, मतलब ये एग्ज़ाम टल जाए तो वो कुछ दिनों के लिए फिर बाद में और शायद कुछ तैयारी कर ले, पढ़ ले, तो माँ बाप की नज़रों में फिर ये है कि ठीक हो जाएगा और वो डांट भी ना पड़े, शायद मार भी ना पड़े। तो इसीलिए वो चाहता था कि एग्ज़ाम किसी तरह से ना हो। और पीटीएम जो है पीटीएम में पेरेंट्स आते हैं तो टीचर उनको ब्रीफ करते हैं कि आपके बच्चा अभी तक क्या कर रहा है। तो पीटीएम से बड़ा डरता था कि उसके माँ बाप आएंगे और टीचर उसके बारे में सब सच बता देंगे, तो वो भी गड़बड़ है। तो इस पीटीएम और एग्ज़ाम को टालने के लिए उसके दिमाग में पहला जो आइडिया था वो ये था कि किसी तरह से ये स्कूल बंद हो जाए, बल्कि उसका तो एक और भी था कि स्कूल परमानेंट बंद हो जाए, लेकिन ये था कि फ़िलहाल स्कूल में कुछ दिनों की छुट्टी हो जाए जिससे एग्ज़ाम टल जाए, पीटीएम भी ना हो और बाकी आगे का मैं देख लूँगा। तो अब इसके लिए क्या करें तो उसके लिए बहुत सोचा उसने। सोचने के बाद फिर उसको लगा अचानक कि अगर किसी बच्चे की मौत हो जाए और मर्डर हो जाए तो ज़ाहिर सी बात स्कूल की बदनामी होगी, स्कूल बंद भी हो जाएगा और छुट्टी तो होगी ही होगी और एग्ज़ाम तो होना ही नहीं है। तो जो सीबीआई की चार्जशीट है उस चार्जशीट के हिसाब से इसने ये तय कर लिया लास्ट में प्लान कि यही किसी बच्चे को मारना है, लेकिन उसने ये नहीं तय किया था कि उसका शिकार कौन सा बच्चा होगा, उसने सोचा ही नहीं था। बस ये इत्तेफाक की बात है 8 सितंबर 2017 की, वो चाकू लेकर आया था, एक दिन पहले उसने चाकू ख़रीदा था और उसको ये था कि आज किसी को मारना है। बदनसीबी ये थी कि प्रद्युम्न चूँकि एक तो बच्चा था, उसे मालूम था कि ये छोटा बच्चा ज़्यादा ये विरोध नहीं कर पाएगा या उससे लड़ भी नहीं पाएगा, तो उसके ऊपर आसानी से काबू पा सकता है। और वो एग्ज़ाम भी कई क्लासेस के चल रहे थे। उसने उसको देखा जाते हुए वॉशरूम में, ये उसके पीछे गया और वहाँ जाके उसने इसके गले पे चाकू मारा और वहाँ से निकल गया। उसके बाद फिर पकड़ा ना जाए इसलिए खुद ही फिर दोबारा वॉशरूम जाने का बहाना करता है और उसके बाद ये शोर मचाता है, टीचर को बताता है कि ऐसे ऐसे एक बच्चा खून से लथपथ पड़ा हुआ है। तो लोग बदहवास हो जाते हैं, उसके बाद कोई देखता भी नहीं, सोचता भी नहीं, और उसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो एक पीटीएम को कैंसिल करना और एक स्कूल को बंद कराना, उस मकसद से एक 11th क्लास का स्टूडेंट इतना मतलब इस तरह के क्रिमिनल माइंड के हिसाब से सोचे, ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली चीज़ है। और सिर्फ यही वजह थी जिसकी वजह से उसने प्रद्युम्न को मारा, जो सीबीआई की पूरी चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अब यहाँ पे एक सवाल ये आया कि ये बच्चा तो है, ये चूँकि नाबालिग है, 18 साल का हुआ नहीं है। निर्भया केस में हमने देखा है 16 कुछ दिनों का ही रह गया था बालिग होने से पर उसको भेजा गया, जुवेनाइल जस्टिस के हिसाब से ही वो चला। तो सीबीआई ने बाकायदा उसकी पूरी एक केस स्टडी की इस 11th क्लास के बच्चे की और ये पाया कि ये अपनी उम्र के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है और इसका दिमाग जो है बहुत शातिर, वो ये तक सोच सकता है कि कैसे सबूत मिटाना है, कैसे कत्ल करना है, कैसे स्कूल बंद कराना है। तो इसका मतलब है कि ये बच्चे का दिमाग नहीं है। तो इसीलिए इसके एक नाबालिग के हिसाब से इस पर मुकदमा नहीं चलाना चाहिए, इसको जुवेनाइल कोर्ट में नहीं भेजना चाहिए क्योंकि वहाँ से 3 साल में छूट जाएगा, बल्कि इसके खिलाफ मुकदमा एक बालिग के तौर पे चलाना चाहिए। इसके लिए सीबीआई ने कोर्ट में अपील की। कोर्ट ने इस अपील के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाया एक स्पेशल और कहा कि आप अपनी रिपोर्ट दीजिए। उस बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में कहा कि हाँ, इसकी जो मानसिक और दिमागी हालत है और जो इसका जिस तरीके से पालन पोषण हुआ है और जिस तरीके से इसकी सोच है, क्राइम को लेकर सोच है, उस हिसाब से बिल्कुल इसके खिलाफ एक नाबालिग के तौर पे नहीं बल्कि एक अडल्ट के तौर पे, एक बालिग के तौर पे मुकदमा चलना चाहिए। जैसे एक 18 साल से ऊपर के लोगों के खिलाफ आईपीसी का जो सेक्शन सारे लगते हैं, मुकदमा चलता है। तो उस रिपोर्ट को, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की रिपोर्ट को कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया और ये फैसला दिया कि इसके खिलाफ एक मतलब नाबालिग नहीं बल्कि बालिग के तौर पर ही मुकदमा चलेगा, जिसमें जाहिर सी बात है फांसी तक की सज़ा है। हालांकि इसकी उम्र भी कम है तो इसको भेज दिया गया वहाँ पे एक बाल सुधार गृह है फरीदाबाद में, वहाँ पे इसको रखा गया है और ये वहीं है, मुकदमा अभी चल रहा है। ये तो पूरा केस का एक पहलू है। अब दूसरा पहलू ये है कि सीबीआई ने चार्जशीट में अपनी जो ड्राइवर अशोक कुमार है उसको पूरी तरह से बाइज्जत बरी कर दिया, कहा कि उसका कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ पे एक सवाल आया, सवाल ये है कि अगर अशोक कुमार बेगुनाह है, बाइज्जत बरी किया, तो इसका मतलब है कि गुरुग्राम पुलिस जो है उसकी गलती है। गुरुग्राम पुलिस ने किस बिहाफ पे इसको अरेस्ट किया,
कैसे इससे कबूल करवाया, कैसे मीडिया के कैमरे पे इससे बोला कि बोलो आप कि मैं ही कातिल हूँ। उसने बयान भी दिया अशोक कुमार ने कि मुझे गुड़गांव पुलिस ने बहुत मारा, टॉर्चर किया और मुझसे कहा था ये बोलने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए, और वरना बुरे नतीजे का अंजाम की धमकी दी थी। तो अब सवाल ये है कि ड्राइवर को तो, कंडक्टर को तो आपने बरी कर दिया, लेकिन इसके लिए जो जिम्मेदार हैं, जो गुरुग्राम की पुलिस जिम्मेदार है, जिसने पूरी जांच की, इन्वेस्टिगेशन किया, वो पूरी टीम, वो आईओ जिसने इस केस को हैंडल किया, वो भी इसमें पूरे के पूरे गुनहगार हैं। हालांकि वो सीबीआई उस केस को अलग से इन्वेस्टिगेट कर रही है और उसमें गुरुग्राम पुलिस के जो भी दोषी लोग हैं, सीबीआई का कहना है कि उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा, और वो काम आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तीसरी चीज़, स्कूल मैनेजमेंट की यहाँ पे के ख़िलाफ़ सीबीआई ने कुछ नहीं किया, जबकि जिस वक्त ये केस हुआ स्कूल मैनेजमेंट के जो ओनर थे उन लोगों ने अग्रिम ज़मानत भी ली क्योंकि गिरफ्तारी हो सकती थी, लेकिन इस पूरे मामले में उस स्कूल मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ भी कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया। जबकि उस स्कूल में एक बच्चा चाकू लेके कैसे आ सकता है, वॉशरूम में स्कूल के स्टाफ के अलावा बाकी लोग बाहरी कैसे आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इस मामले में नहीं हुआ, लेकिन कभी भी हो सकता है। सीसीटीवी कैमरे सारे काम क्यों नहीं कर रहे थे? तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो स्कूल के मैनेजमेंट को भी कटघरे में खड़ा करती हैं, लेकिन गुरुग्राम पुलिस हो या मैनेजमेंट हो, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। जबकि 76 डेज़ 76 दिन तक कंडक्टर अशोक कुमार जेल में रहा इसी प्रद्युम्न के कत्ल के इल्ज़ाम में। तो उन 76 दिनों का हिसाब किताब कौन देगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसका भी कोई अभी तक फैसला नहीं हुआ है, और ये सारे फैसले होने हैं अभी। और प्रद्युम्न का क्या होगा, अभी तक मामला कोर्ट में है। इसमें जो भी फैसला आएगा वो जब आएगा मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये थी पूरी कहानी, और मैं इस वक्त बस दीपक से ये कहूँगा कि चूँकि थोड़ा सामने से मुझे इशारा किया जा रहा है, कुछ बड़ी स्टोरी आ गई है जिस पे कुछ मदद चाहिए, स्क्रिप्ट लिखनी है, तो सवाल जवाब आप लोगों से मैं फिर बात करूँगा। आज मुझे इसके लिए माफ़ी दे दीजिए, और प्रद्युम्न से भी जुड़े हुए जो भी अगर आपके सवाल हों, जो भी आपकी पूछना हो, वो आप मुझे ज़रूर मेल कीजिए। कल मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसको, कल या फिर परसों किसी भी दिन शेयर करूँगा। आज के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसलिए कि वो बार बार इशारा आ रहा है और पिछले 5 मिनट से मैं देख रहा हूँ दरवाजे के बाहर कोई मुझे लगातार कि आप रैप करो, बंद करो, बंद करो। तो लेकिन फिर भी अब कहानी पूरी करनी थी, तो पूरी माफ़ी चाहता हूँ। ये थी पूरी प्रद्युम्न की कहानी।